बच्चों, आज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अभी तक ये पढ़ा बच्चों। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी। इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइनल करने के लिए हमने दो सिस्टम पढ़े और हर सिस्टम के अंदर दो मेथड पढ़े बच्चों। परपेचुअल और पीरियोडिक के अंदर फाइफो और वेटेड एवरेज मेथड का मकसद क्या है? क्या फाइंड करना? वेटेड एवरेज और फाइफो मेथड लगाने से जो आंसर आता है वो क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आते हैं। क्या आते हैं? आवाज नहीं आ रही। कॉस्ट फाइनल होती है, वैल्यू फाइनल नहीं होती। परपेचुअल और पीरियोडिक, फाइफो और वेटेड एवरेज, इन सब को जो हमने पढ़ा इसका मकसद क्या था? क्या फाइंड करना? कॉस्ट फाइंड करना। लेकिन बैलेंस शीट में कॉस्ट नहीं जाती। बैलेंस शीट में क्या जाता है? तो वो हम कैसे निकालते हैं? इसका मतलब है फाइफो और वेटेड एवरेज मेथड से जो आंसर आता है वो बैलेंस शीट में नहीं जाता। फाइफो और वेटेड एवरेज से जो आप चीजें निकालते हैं वो सीधे सीधे बैलेंस शीट में नहीं जाती। उसको पहले अच्छी तरह से नहलाया धुलाया जाता। गंदे बंदे हमें चीजें उठा के नहीं ले जाते। ठीक है जी। तो फाइव और वेटेड एवरेज से जो आंसर निकलता है उसके बाद हम क्या करते हैं? उसमें क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं वो तरीकाकार बताएं ना। फाइफो से आपने आंसर निकाल लिया, ओके, क्या ये बैलेंस शीट में लिख लें? क्या करें? हाँ जी, वेरी गुड। आप सबसे पहले देखें कि डैमेज यूनिट कितने पड़े, फिर शॉर्टेज देखें कितनी हुई है, फिर ठीक है जी, क्या फाइंड करेंगे? एनर्जी। फिर क्या करेंगे? फिर कंपेयर करेंगे किसको किसके साथ? कॉस्ट को एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू होगी लोअर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स को, और जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वो जाएगी बैलेंस शीट। तो फाइफो और वेटेड एवरेज से जो आंसर निकलता है वो सीधा बैलेंस शीट में नहीं जाता। यहां तक की बात में लग गई। ये तो बच्चों हमने इसका मतलब है आज तक इन्वेंट्री में जो पढ़ा, चाहे फाइफो पढ़ा, चाहे वेटेड एवरेज पढ़ा, चाहे परपेचुअल सिस्टम पढ़ा, चाहे पीरियोडिक सिस्टम पढ़ा, और चाहे एनआर भी पढ़ लिया, उससे हमें ये तो पता चलेगा कि बैलेंस शीट में वैल्यू क्या जानी। लेकिन डेबिट क्रेडिट अभी तक नहीं पढ़ा हमने। हम कौन है? अकाउंटेंट। क्या करते हैं? डेबिट क्रेडिट तो अभी हमने किया ही नहीं, इतने दिन हो गए। इन्वेंट्री में क्या डेबिट करना क्या क्रेडिट करना अभी तक हमने नहीं पढ़ा। हमने तो बस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड की है। पहले हमने कॉस्ट फाइंड की, फिर हमने क्या फाइंड किया? वैल्यू। डेबिट क्रेडिट तो अभी तक कुछ नहीं किया हमने। क्या किया? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे ऐसी तो बात ही कोई नहीं हुई। तो बच्चों वो डेबिट क्रेडिट अब आज होने हैं। तो डेबिट क्रेडिट आज होने हैं, चूंकि सिस्टम दो है तो डेबिट क्रेडिट भी दो तरह के होंगे। सिस्टम कितनी तरह के हैं? दो तरह के। कौन सा है? दूसरा कौन सा है? अब बच्चों ये सारी बातें मैंने आपको जुबानी कलामी बता दी हुई हैं। इनको एक दफा पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद आ रहे कि हाँ ये बातें हो चुकी हैं। इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर नॉट अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली। याद है ये बात? पीरियोडिक में कॉन्टिन्यूसली चीजें अपडेट नहीं होती। गोदाम में कितना माल पड़ा है ये साल के अंदर भी पता लगेगा। बात में लगी है? 12 मई को दोपहर 12:15 पे कितना माल पड़ा है ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। ये कब पता चल सकता है? ये पीरियोडिक में तो साल के अंदर भी पता चलेगा। लेकिन अगर 12 मई को दोपहर 2 बजे कितना माल पड़ा ये कैसे पता करना होगा? वो परपेचुअल से ही पता चलेगा, पीरियोडिक से ही पता। ये इसका नुकसान है। इंस्टेड परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट एंड ईच सेल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वाया ए सिंगल जर्नल एंट्री। कह रहे जब चीजें बेचते हैं ना सिर्फ एक ही एंट्री होती है, क्या? कैश डेबिट सेल क्रेडिट, बस। माल कितना निकला ये नहीं पता, पैसे कितने पकड़े ये पता है। कस्टमर को चीजें बेची है ना, तो सेल प्राइस तो हमें पता है कितनी थी, वो एंट्री कर लेंगे हम। क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। लेकिन वो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या थी ये हमें पता नहीं चलेगा। अजम शुद्ध।
तो कहता जब सेल करते हैं एक ही एंट्री होती है। कॉस्ट कितनी निकाली है गोदाम से ये किसी को नहीं पता। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डज नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट क्या है हमें कभी पता नहीं चलता, हमें कभी पता नहीं चलता। इट इज डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वाया ए क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री पड़ा हुआ है। क्लोजिंग एंट्री किसको कहते हैं? हर वो चीज जो कहाँ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, उसको क्या कहते हैं? तो क्लोजिंग एंट्री कहता पास करते वक्त आपको पता चलेगा। पॉइंट समझ लग गया? परचेज एंड परचेज रिटर्न अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं? ये वो अकाउंट है जो शुरू शुरू में आपको मैंने पढ़ाए थे पहले दिन, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसमें चीजें बाय की थी, कुछ रिटर्न की थी, तो वहां पे परचेज और परचेज रिटर्न अकाउंट बनाया था। सही है? इसका मतलब है पहले दिन से हम पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं। पहले दिन मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी उसमें हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे थे? उसमें हम पीरियोडिक फॉलो कर, परपेचुअल तब पढ़ रहा हमने, याद है? वो मोबाइल परचेज किए थे, ठीक हो गया? तो परचेज अकाउंट बनाया था कि इन्वेंट्री अकाउंट बनाया था? परचेज अकाउंट बनाया। समझ लगी? तो इससे पहले इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ने से पहले हम जब जब इन्वेंट्री की हमने बात की है तो किस सिस्टम के तहत बात की है? पीरियोडिक सिस्टम के तहत बात की है। परपेचुअल के तहत तो आज तक बात ही नहीं हुई, अब हुई। Any loss of inventory is automatically dealt with and does not require a special accounting treatment। क्या ये बात हजम हो रही है? कहता है जो भी लॉस होता है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है, हमें उसके लिए अलग से किसी एंट्री की जरूरत है। मैंने आपको बताया था अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर दो, 1 लाख थी, अगर आप 90,000 लिख दो तो ऑटोमेटिकली 10,000 का लॉस रिकॉर्ड हो जाता है, उसके लिए अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली कॉस्ट से ऊपर चली जाती। तो पीरियोडिक सिस्टम में एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करने के लिए ज्यादा किसी एंट्री की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है। कैसे? जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम करोगे कॉस्ट ऑफ सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसकी कोई अलग से एंट्री करने की जरूरत, बस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम कर। हजम शुद्ध। However, in this way, losses may go unnoticed as well। कहता लेकिन इसका एक नुकसान है। क्या? लोगों को पता नहीं चलेगा नुकसान कितना हो। मतलब इन्वेंट्री 1 लाख की थी, आपने 25,000 की लिखी हुई है, नुकसान कितना हो गया? 75 का। लोगों को नजर आएगा 75,000? नजर नहीं आएगा। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक 25 का लिखा हुआ। किसी को क्या पता कि 1 लाख का था तो 25 पे चला गया। 75,000 का नुकसान किसी को नजर नहीं आएगा। ये नुकसान है किसका? पीरियोडिक का। और इसका फायदा क्या है? ये तो हो गया नुकसान। इसका फायदा क्या है? कि हमें अलहदा से कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, ये फायदा है। ये अकाउंटेंट के लिए फायदा है। किसके लिए फायदा है? नुकसान किसके लिए? अवाम के लिए, मालिकों के लिए, उनको पता ही नहीं चलना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अकाउंटेंट के लिए फायदा है, एंट्री कोई नहीं करनी पड़ेगी, मेरी जिंदगी आसान है, मैं 2 दिन और रीला वेख लांगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, एंट्री कोई नहीं करनी। लेकिन मालिकों को कभी पता नहीं चल पाएगा कि असल में इन्वेंट्री 1 लाख की थी जो तबाह हो गए 25,000 की रह गई। और ठीक है, दिस सिस्टम इज सुटेबल टू लार्ज साइज आइटम और लो वैल्यू इन्वेंट्री। वो कहता है ये जो पीरियोडिक सिस्टम है ना, कि साल बाद जाके अपने गोदाम देखना है कि क्या पड़ा हुआ है, वो कहता है ये वहां पे सूट करते हैं जब आपकी आइटम्स बहुत बड़ी बड़ी हो, दूर से ही नजर आ जाए वो एसी पे हुए हैं, दूर से नजर आ जाओ जनरेटर पे हुए हैं, 4 जनरेटर पे ना वो वेखन रखे हुए हैं। बात में लगी कि नहीं लगी? तो बड़ी बड़ी आइटम हो तो पीरियोडिक सिस्टम बेस्ट है, क्योंकि उसको चोरी करना मुश्किल है। इतना बड़ा जनरेटर कौन उठा के लेके जाएगा? चोर तो नहीं चुक के लेके जा सकते, जनाजे बड़े जाने उन्होंने होते। वो बात समझ आई कि नहीं आई? तो जनरेटर नहीं उठा सकते वो, जो मर्जी कर। या तो लार्ज साइज आइटम के लिए ये सिस्टम बेस्ट है, या लो वैल्यू इन्वेंट्री, ऐसी इन्वेंट्री जिसकी वैल्यू बहुत कम है, कि चोर चोरी करने लगे भी सोचेगा यार कि कल को जब मैं मीडिया से आ ही गया तो लोग करें मैं तो इंडिया लानता पे ही नहीं है कि हैंड फ्री चोरी करता फड़ा गया।
वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो लो वैल्यू आइटम हो जाए, डाटा केबल, हैंड फ्री, इस तरह का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप उसकी कोई टेंशन नहीं लेता। आप दुकानों पे जाके देखो, वो नीचे पड़ी होती हैं, आप उनको जाके कहते हैं ना कि यार वो एक हेड फ्री चाहिए, वो नीचे से कहीं फर्श से वो हाथ मार के तीन चार निकाल के उसमें से एक आपको पड़ा है। कितनी बेइज्जती की होती है। वो बंदा कहता है यार मैं कन्ना च पानी है, ए थले पता नहीं की पिया सी। ठीक है। और फिर मैंने मुंह में भी कभी कभी चबाना होता है उसको, तो ये तो बेड़ा गर्क हो रहेगा मेरा। ठीक हो गया जी। तो लिहाजा वो कहता है या तो ये सिस्टम किसके लिए बेनिफिशियल है, लार्ज साइज आइटम, जिसको चोरी करना बड़ा मुश्किल हो, या जिसको पता हो कि यार इसमें क्या ही डैमेज हो जाएगा। मतलब जनरेटर तो डैमेज नहीं ना होगा, और आप क्या भाई एक जनरेटर के ऊपर दूसरा जनरेटर रखा था तो नीचे वाला फिस गया, कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और दूसरा एग्जांपल हैंड फ्री, लो वैल्यू आइटम। ठीक है जी। तो ऐसी चीज देखिए, आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपके गली मोहल्लों में किसी बंदे ने अगर मकान बनाना है, क्या बनाना है, मकान, तो रेत कहाँ रखेगा? अंदर गोदाम में? नहीं, वो गली में पड़ी होती है। उसको फिक्र होती है कि लोग रेत चोरी कर लेंगे? नहीं फिक्र होती। समझ लगी है? लो वैल्यू आइटम बाहर पई हुई है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं। सीमेंट की बोरी नहीं बाहर रखेगा, हालांकि वो साइज में उससे बहुत छोटी होती है, लेकिन वो बाहर ही रखेगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो फर्क है चीजों का। उसको भी पता है कि यार केड़ी शय कितने रखनी है, किस चीज की कदर है, किस चीज की कदर नहीं। तो पीरियोडिक सिस्टम किस चीज के लिए गुड है? लार्ज साइज आइटम के लिए और लो वैल्यू। पूछा जा सकता है कि लार्ज साइज आइटम है कंपनी की, बताइए इसको कौन सा मेथड सूट करेगा? हम लोग कहेंगे पीरियोडिक सूट करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हजम शुद्ध। ठीक है जी। अच्छा, अगला पॉइंट, अगर वो कह रही है एक बंदे की मोबाइल शॉप है, कौन सी शॉप है, कौन सा सिस्टम सूट करेगा? परपेचुअल सूट करेगा, क्यों बोला? स्मॉल साइज है लेकिन हाई वैल्यू आइटम, साइज स्मॉल है और वैल्यू हाई है। मतलब आराम से कोई बंदा मोबाइल पकड़ के जेब में डाल के निकल सकता। मेरी बात में लगी? और रेत की कौली भर के जेब में डाले कोई बंदा, कोई टेंशन है? उनका क्या दो होर ले ला, कोई मसला नहीं। चोरी क्यों कर रहे हैं? अल्लाह दे मैंने साढ़े को पूछ रहा सी, तेन इजाजत देने? नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि वो आपको एक बिजनेस की एग्जांपल दे और आपसे पूछे बताओ इस बिजनेस में कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस एग्जांपल में कौन कौन सा सिस्टम सूटेबल है। हजम शुद्ध। पीरियोडिक सिस्टम पढ़ लिया बच्चों सबने? इस सिस्टम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, आपको नजर आ रहे हैं? पेपर में बच्चों इन लाइनों में से कोई एक लाइन उठा के आई कैप्टन दे देनी पेपर में। मतलब सवाल ये आ सकता है बच्चों कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें परचेज और परचेज रिटर्न अकाउंट मेंटेन होते हैं? Periodic। ठीक है जी। वो पूछ सकता है बताओ कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल क्लोजिंग एंट्री के थ्रू पता चलती है? Periodic। ये सारी छोटी छोटी बातें आज आपको समझ आ रही हैं, लेकिन अगर 3 दिन बाद मैं एमसीक्यूज में डाल दूं तो हमने बदलना तो सीखना है कि हो गया, ये तो ऑर्डर सिलेबस है। ठीक है जी। तो इतना आपको अच्छे तरीके से आई कैप की किताब को पढ़ना चाहिए कि उसमें बहुत सारी राज की बातें एक एक लाइन के अंदर आई कैप कर देता है। हजम शुद्ध। अच्छा जी, अभी फिलहाल बच्चों हमने पीरियोडिक सिस्टम पढ़ा है, परपेचुअल नहीं पढ़ रहे अभी, फिलहाल पीरियोडिक की ही बातें करते हैं। अच्छा जी, अब बच्चों पीरियोडिक की एंट्रियां देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के एंड पे बचा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के एंड पे जो बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, इस साल क्या बन जाएगा? वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है। क्या कोई ओपनिंग स्टॉक होता है? जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो पहले क्या होता है?
तो दुनिया में क्लोजिंग स्टॉक पहले आया था कि ओपनिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक पहले आया। नहीं बात समझा रही है कि नहीं? घूमगे ना सारे, ये कैसे हो? तसल्ली से सोचो, आपको जवाब मिल जाएगा। इसको मेरे को बार बार बताया कि ये पहला साल है, तो पहले साल की क्या खसूसियत है? उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होते। ये हालात है तेरे, ये बंदा करे कसर उड़दा तीर। अच्छा जी, अब बच्चों आपके पास था ओपनिंग स्टॉक। आपके पास क्या था? यकम जनवरी को, किस तारीख को? यकम, आप यकम जनवरी से 31 दिसंबर तक पहुंच गए, बीच में 365 दिन गुजर गए। क्या वो ओपनिंग स्टॉक अब भी पड़ा होगा? नहीं। वो किधर चला गया होगा? सेल हो गया होगा। क्या हो गया होगा? तो जब वो सेल हो गया होगा तो उसको निकाल देंगे। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली आपका एसेट है ना, एसेट खत्म कर देंगे और वो कहाँ चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? एक्सपेंस अकाउंट है। ये एंट्री सबको समझ आ गई थी? इन्वेंट्री क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि साल के शुरू में पड़ा था, 365 दिन गुजरने के बाद वो नहीं पड़ा होगा, तो कहाँ चला गया होगा? वो सेल हो चुका होगा। तो इन्वेंट्री को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको कर देंगे? कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर देंगे। ये एंट्री सबको समझ आ गई? फिर बच्चों 6 जनवरी को आपने माल लिया सप्लायर से, क्या एंट्री पास करेंगे? परचेज इज डेबिट। अगर तो कैश पे लिया है, कैश क्रेडिट, और अगर उधार लिया है तो पेबल या क्रेडिटर क्रेडिट। हमने क्रेडिटर पढ़ा हुआ है, हमने कहा कि यार वो जो फिक्स एसेट बाकी के आप उधार पे लेते हैं ना, उसके लिए पेबल का वर्ड ठीक है, लेकिन गुड्स अगर आप उधार पे लेते हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना चाहिए? क्रेडिट। ये हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने माल लिया मुल्तान से, आपका दफ्तर है लाहौर में, तो मुल्तान से लाहौर क्या उड़ के आएगा? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करना पड़ेगा। बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं ट्रांसपोर्टेशन के जो आपको पे करने पड़ते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कंपटीशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे खुद बर्दाश्त कर लेती। मेरी बात समझ गई? मतलब आप किसी वेबसाइट पे जाएं, कोई चीज़ बाय करें, अगर तो 200 रुपये की चीज़ बाय की है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हम उठाएंगे, कंपनी उठाएगी। 200 रुपये की चीज़ है, ठीक हो गया। और अगर आपने 20,000 रुपये की चीज़ें बाय की हैं तो वो कंपनी उठा रही होगी खर्चा। खर्चा तो पड़ रहा होगा। वो कहेगा यार कोई ऐसी चीज़ परचेज करो जिसमें हमें कोई अच्छा खासा प्रॉफिट हो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन तुझे शायद 200 रुपये दी लई है, 300 रुपये पेट्रोल डाला गया ना। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसमें कैरेज ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हम बर्दाश्त नहीं करें। तो बच्चों ये वो एग्जांपल है कि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको पड़ गया है क्योंकि आप चीजें उठा रहे हैं मुल्तान से। तो जब आपको खर्चा पड़ गया है तो कैश तो आपकी जेब में से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैश निकलेगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और आप कैरेज इनवर्ड को डेबिट कर देंगे। ये बात मैंने बताई हुई है, कैरेज इनवर्ड क्या होती है याद है ना? टाइप्स ऑफ कैरेज, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन याद है? दो तरह की थी, कौन कौन सी? कैरेज इनवर्ड और कैरेज। ये कैरेज इनवर्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कहता है अगर तो आपने बाय की हैं शर्टें, क्या बाय की हैं, तो क्या बेचेंगे? पैंटें। शर्टें परचेज की तो वही पर सेल करेंगे ना। अगर तो शर्टें बाय की हैं तो शर्टें ही बेचेंगे, अपनी तरफ से कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने आलू परचेज किए हैं, क्या परचेज किए हैं, तो बेचना क्या है? चिप्स। तो उस वक्त आपने कैरेज इनवर्ड की बजाय प्रोडक्शन कॉस्ट को डेबिट करना है। दोनों बातों में फर्क समझ आ रहा है? क्या फर्क है? माल लिया, उसी हालत में बेच दिया तो कैरेज इनवर्ड। लेकिन माल लिया, उसको पकाया, उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर बेचा, उस वक्त कैरेज इनवर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? प्रोडक्शन। दोनों में फर्क समझ आ गया? एक ट्रेडर है बेचारा, दुकानदार है, जनरल स्टोर है उसका, चीनी की बोरी ली है, किलो किलो करके बेच रहा है, क्या अपनी तरफ से कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है? कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा। उसने अगर किराया दिया है गाड़ी का, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेगा? कैरेज इनवर्ड।
क्या डेबिट करेगा? कैरेज। एक और बंदा है, उसने भी चीनी ली है, उसने भी चीनी ही बाय की है, उसी बंदे से बाय की है जिस गाड़ी वाले ने दुकानदार को चीनी की बोरी दी है, उसी दुकानदार ने इस हलवाई को चीनी की बोरी दी है। इस हलवाई ने उसको इस्तेमाल किया, रसगुल्ले बनाए, तो वो उस गाड़ी वाले को जो पैसे दे रहा है वो कहाँ डेबिट करेगा? वो प्रोडक्शन कॉस्ट में डेबिट करेगा। पॉइंट समझ लग गया? एक ही बंदा है, चीनी की बोरी उसने दुकानदार को भी सप्लाई की और उसने हलवाई को भी सप्लाई की। दुकानदार वाला उसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा? कैरेज इनवर्ड में। हलवाई इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट में। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? क्या फर्क है? दुकानदार चीनी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, हलवाई वैल्यू एडिशन कर रहा है। वो चीनी से क्या बना रहा है? ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता नहीं हलवाई दुकान तक की होता है, महंगा ही बहुत होता है नहीं है ना? हाँ, ऐ ना कह रही हम खुद हलवाई हैं, अब उन्हें बस कभी दुकान में नहीं घुसने दिया। अच्छा जी, अगला पॉइंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। अब बच्चों मैंने आपको डिस्काउंट भी पढ़ाए हैं, दो तरह के होते हैं। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? ट्रेड डिस्काउंट का क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, इसलिए उसकी आपको यहाँ पे कोई एंट्री नजर नहीं आ रही। ट्रेड डिस्काउंट को अपनी किताबों में रिकॉर्ड, तो उसकी बात ही नहीं यहाँ पे हो रही। सीधी बात किसकी हुई है? सेटलमेंट डिस्काउंट की बात हुई है, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग किया करते हैं, और उसकी बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी एंट्री पढ़ाई हुई है। किस चैप्टर में? पता नहीं कौन सा चैप्टर था। चैप्टर नंबर 3। दर खड़े मत पड़े थे, ए ला रहे तो ले लो। क्या हमें पढ़े हुए 400 साल हो गए हैं, हालात ऐसे ही है। कहाँ पढ़ा था? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में पढ़ा था। हालात चेक कर लो। ठीक है जी, जो पढ़े वो याद नहीं आ रहा, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आई कैप ने वो पूछना है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। अभी तो जो पढ़ा वो याद नहीं आ रहा है जी। वो तो पूछ रहे तो तुम पक्के फेल हो। ये तो मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं कि भाजन जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम यह पढ़ रहे हो कि तुम तो नहीं पता कितने लिखे। तो समझ आ रही है? ये आपको मैं रियलिटी चेक दे रहा हूं कि ए थोड़ी काउंटिंग के हालात ने, बाकी तो बड़ी दूर की गल है। अच्छा जी, डिस्काउंट किस तरह के होते हैं? कौन कौन से? ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। सेटलमेंट डिस्काउंट का क्या करते हैं? उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, एग्जांपल बड़ी डिटेल में पढ़ी थी। कौन सी भला है? मारिया ट्रेडर्स। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਘਟਾ याद रखना है। अच्छा जी, उसमें हमने बच्चों पढ़ा था कि जो सेलर है उसके 4 सिनेरियो हैं यार, लेकिन जो बायर उसके 2 ही सिनेरियो। क्या 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 सिनेरियो थे भला, याद है कुछ कुछ? जो बाय करता है इन्वेंट्री, उसके पास 2 सिनेरियो रिकॉर्ड करने। क्या क्या? हाँ, उसको पता है कि उसने टाइम पे पेमेंट करनी है या नहीं करनी। अगर तो चीज परचेज करते वक्त उसको पता है कि मैं टाइम पे पेमेंट कर दूंगा, तो फिर डिस्काउंटेड वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। बात सुन लगी है? लेकिन अगर उसको चीज करते परचेज करते वक्त आइडिया है कि यार मेरे से टाइम पे पेमेंट कोई नहीं होनी, मैं डिस्काउंट नहीं अवेल कर पाऊंगा, तो फिर पूरी वैल्यू पे एंट्री रिकॉर्ड करेगा। हजम शुद्ध। लेकिन अगर उसको बाद में डिस्काउंट लेने का ख्याल आ जाए, किसका ख्याल आ जाए? डिस्काउंट लेना ही लेना है भाई। बात लगी? किसी होर ने आके नू क्या गया, तेरा दिमाग खराब है, 200 रुपये बचता पे, आप बर्गर खावांगे, चला जल्दी पेमेंट कर दे, 200 रुपये बचेगा, तो आप घर नहीं दसांगे किसी, घर दे ही पता नहीं इन्ने पैसे देने, पैसे फाड़ के चलते हैं।
घर दे भी हैरान हो जाएंगे, यार पैसे तो महीने बाद देने सी, इन्हों बड़ी टेंशन है पैसे देने की। बात सुनेगी, ये एडा रिस्पोंसिबल बच्चा साडा, जुत्ती पुठी पाई है लेकिन पैसे देने की बड़ी टेंशन है। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों, अगर आपने टाइम से पहले पेमेंट कर दी तो क्या होगा, आपके क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी और डिस्काउंट रिसीव इनकम में इजाफा रिकॉर्ड हो जाएगा। आप चाहें तो एक और काम भी कर सकते हैं, क्या, परचेजेस में से भी माइनस कर सकते हैं। अभी कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट में तो माइनस हो ही जाएंगे। एक चारा ये है कि लेजर बना रहे हैं, लेजर में अभी परचेज में से क्या कर दो, माइनस करो। नहीं करना तो ना करो, डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड करो। फिर क्या होगा, साल के 365वें दिन पे 31 दिसंबर वाले दिन जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, उस वक्त क्या हो जाएगा, उसको परचेज में से माइनस कर देना। अभी नहीं करना, ना करो। नहीं समझ लगी? फर्ज करो जी 15 फरवरी को आपने डिस्काउंट लिया, 15 फरवरी को डिस्काउंट लिया, तो बच्चों पे एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। और 15 फरवरी के बाद साल गुजरा, 31 दिसंबर का दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? 31 दिसंबर का दिन आ गया। ये डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में 1000 रुपया पड़ा हुआ है। जब अल्टीमेटली आप SOCI बना रहे होंगे 31 दिसंबर वाले दिन, तो क्या कर रहे होंगे, सेल की वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही होगी, फिर परचेज की वैल्यू आ रही होगी, फिर इसमें से डिस्काउंट रिसीव माइनस कर देंगे। 15 फरवरी को कर लो, नहीं करना तो फिर 31 को तो करना ही पड़ेगा। हजम शुद्ध। तो एक चारा क्या है, अब 15 फरवरी को ही परचेज को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। नहीं करना तो 100 बिस्मिल्लाह, क्या क्रेडिट करो फिर, डिस्काउंट रिसीव। जब 31 दिसंबर का दिन आएगा तब क्या कर लेंगे, वो अल्टीमेटली परचेज में से माइनस, अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। पॉइंट समझ लग गया? अच्छा जी, सेटलमेंट डिस्काउंट सबको समझ आ गया जी। अगला पॉइंट, रिटर्न टू सप्लायर, माल खराब निकला, माल खराब निकला तो क्या करेंगे, दो, एक तो सिनेरियो ये ना कि माल हमने खराब कर दिया, क्या वो वापस हो सकता है? वो वापस, मतलब आप जूती लेके आए बाटा से, पहन के मसीते चले गए, वापस आए जुत्ती कोई नहीं, बाटा वाले को पहुंच गए कि थोड़ी जुत्ती ने 2 दिन नहीं कड्डी, तुसी कहते पे साल की गारंटी, तो क्या वो नई जुत्ती आपको दे देगा? नहीं दे। क्यों बोला? वो कहेंगे ए गल थोड़ी की थी ऐसी, नहीं बात लगी, जुत्ती की तश्कील हो गई, कोई जरूरतमंद था वो पहन के चला गया, आपको जरूरत है तो एक और ले लें। नहीं बात समझा रही? अब हम उसको चोर तो नहीं ना कह सकते, वो मसीते चोर आया है, थोड़ा ज्यादा स्वाब दो उन्होंने। नहीं बात समझ लगी? उसको जरूरत ही पहन के चला गया, अल्लाह खैर, टेंशन क्या? तो जरूरत है तो तुसी नवी ला लो, नहीं जरूरत है नंगे पैरी फिरो, है ठीक हो गया। चेन रिएक्शन चलता रहेगा फिर, अल्टीमेटली मौली साहब नंगे पैरी, क्योंकि सब तो एंड दे दो ना निकलना ताला लाने वास्ते। ठीक है जी, मौली साहब कहेंगे या अल्लाह, चंगा भाई। अच्छा जी, अब है जी, माल खराब निकला, सप्लायर को वापस करना है, क्या एंट्री करेंगे? अगर तो आपने माल लिया था कैश पे, माल लिया था तो वैसे ही वापस करके आ जाएंगे, क्या करेंगे, कैश लेके आएंगे तो कैश में इजाफा हो जाएगा और इधर से परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपने लिया था माल उधार पे, तो वापस करते वक्त उससे पैसे ले लेंगे, उस वक्त फिर क्या करेंगे, पेबल या क्रेडिटर को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट। हजम शुद्ध। माल बेचा, माल बेचा, तो जितने का लिया था उतने का बेचा। हाँ, क्यों? प्रॉफिट क्यों रखना है आपने, और प्रॉफिट क्यों रखना है? हैं?
वेरी गुड, शाबाश। हाँ भाई, तू क्यों बैठा है? ऐसे प्रॉफिट कमाना से बैठे हैं, तू केड़े चक्कर से बैठा? अच्छा, तो इनके साथ बैठे हैं कि थोड़े बहुत तो मैंने दे ही देंगे। और समझ लगी है? देखो, बिजनेस में सिर्फ वो खर्चे नहीं होते कि जब आपने माल परचेज कर लिया 100 रुपए का, याद है ना, प्रॉफिट निकालने के बाद भी बहुत सारे खर्चे आते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, वो सेल्समैन की सैलरी, वो पार्किंग स्पेस, वो बिजली का बिल, वो इतने खर्चे भी आने हैं, वो कहाँ से पूरे करने हैं? तो डेफिनेटली बच्चों, 100 रुपए की चीज अगर आपने ली है, कितने की चीज ली है? यहाँ पे 100 रुपए की अगर आपने चीज ली है, 5 रुपए का बीच में क्या कहते हैं कैरेज भी ऐड हो गया, कितने की बन गई? 105 की। तो जब बेचेंगे तो डेफिनेटली 150 की बेच रहे होंगे कम से कम। कितने की बेच रहे होंगे? 150 की बेच रहे, कम से कम 200 की भी बेची जा सकती है। नई बात समझ आ रही? ठीक है जी। अच्छा, अगर बेच रहे हैं तो सेल इनकम रिकॉर्ड होगी। क्या रिकॉर्ड होगी? सेल इनकम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कैश पे बेच रहे हैं तो डेबिट किसको करेंगे? कैश को। और अगर कैश पे नहीं बेच रहे, उधार पे बेच रहे हैं, तो फिर डेटर को डेबिट करेंगे। ये सारी एंट्रियां पड़ी हुई हैं, पड़ी हुई ना? अच्छा जी, कस्टमर ने माल वापस कर दिया, तो क्या कहेंगे? खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं हो सकता, कह सकते हैं। पिछों तुम सप्लायर ਨੂੰ ਧੂਣੀ चढ़ी हुई है कि माल थोड़ा खराब निकले, वापस करो। आप ही तो माल वापस करना, तुम लाई नहीं दे। नहीं समझ आ रही? ये तो फिर मुनाफकत है ना, कि आपके पास माल खराब निकला है तो आप वापस कर सकते हो, लेकिन आपने अगर किसी को माल बेचा उसके बाद खराब निकला है तो वो वापस नहीं कर सकते। क्या ये खुला तजाद नहीं? समझ लगी बच्चों? तो जब माल वापस आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? सेल रिटर्न डेबिट। अगर कैश पे बेचा था, कैश क्रेडिट। और अगर उधार पे बेचा था तो डेटर क्रेडिट। हजम शुद? यहाँ पे दूसरी एंट्री नहीं हो रही। याद करो, बचपन की बातें हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि माल सेल हो रहा है, हमें पता नहीं है कि उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो कॉस्ट वाली एंट्री नहीं कर सकते। याद है कुछ कुछ? शुरू शुरू में जब इंक्रीज डिक्रीज की बातें मैं कर रहा था, उस वक्त मैंने बताया था जनाब चीजें सेल हुई हैं, किस में इजाफा हुआ, किस में कमी हुई? आपने कहा सर कैश में इजाफा हुआ। दूसरा, सेल इनकम में भी इजाफा हुआ। तीसरा, आपने कहा गुड्स में कमी हुई। मैंने कहा गुड्स में कितने से कमी हुई? आपने कहा सर ये तो नहीं पता। तो मैं फिर वो कमी रिकॉर्ड कर सकते हैं? आपने कहा सर वो तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। याद है कुछ कुछ? तो बच्चों, पीरियोडिक सिस्टम था, उस वजह से हमें कॉस्ट पता नहीं थी उस वक्त। तो वो उसी वजह से आज भी वही बात है कि वो वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो सकती। गुड्स में कमी तो हो रही है, गोदाम से माल तो निकल गया, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है जो कम हो रही है वो हमें पता नहीं है। किस सिस्टम में पता नहीं है? पीरियोडिक सिस्टम में पता नहीं। ये वो शुरू वाली बात है जो आज दोबारा यहाँ पे अप्लाई हुई। हजम शुद्ध? अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का मतलब है बच्चों चोरी। अब नॉर्मल लॉस आज के बाद जब भी आएगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए? चोरी। ठीक है जी। अच्छा, एक और भी हो सकता है बच्चों, जैसे आग लग जाना माल को, ये भी क्या है? अब नॉर्मल लॉस। नहीं बात समझ लगी? माल अब गोदाम पड़ा हुआ था, गोदाम को आग लग गई, क्या ये नॉर्मल रूटीन है कि साड़ा था भाई माल है नहीं साड़ा? सर्दियों में जब हमें ठंड लगती है, हम माल साड़ के हाथ सेकते हैं, हमारे लिए तो नॉर्मल रूटीन है। हाँ जी। तो क्या आग लग जाना नॉर्मल इवेंट है या अब नॉर्मल इवेंट? चोरी हो जाना नॉर्मल रूटीन है? मेरा तो रोजाना ही मोबाइल चोरी हो जाता है। हाँ जी। क्या चोरी हो जाना नॉर्मल इवेंट है? कराची वालों के लिए है। वो मोबाइल में जेब में 2 मोबाइल लेके घूम रहे होते हैं, उनको पता होता है कि शाम को एक आना, वापस दूजा नहीं आना। तो महंगे वाला साइड से रखो, सस्ते वाला सामने रखो, ऐ कर सकते मैक्सिमम, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो प्लेस टू प्लेस नॉर्मल अब नॉर्मल सिचुएशन चेंज होती रहती। ठीक है जी, और समझ लगी बात? अच्छा जी, तो अब नॉर्मल लॉस हो गया, गुड्स जल गई। तो बच्चों, जब गुड्स जल गई तो गुड्स में कमी आई।
गुड्स में कमी आई तो किसको कम करेंगे? परचेज को कम करेंगे। और अब नॉर्मल लॉस हमारे लिए एक्सपेंस है, उसको बढ़ाएंगे। हजम शुद्ध। मालिक माल लेके घर चला गया, क्या एंट्री करेंगे बच्चों? ड्राइंग डेबिट, परचेजेस, क्रेडिट। हजम शुद्ध। आपने सदके के तौर पे चीजें बांट दी, ठीक है जी, या आपने मार्केटिंग पर्पस के लिए चीजें बांट दी। आप दुनिया को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं कि मैं सदके के तौर पे दे रहा हूं, मुझे मिलेगा सवाब। उत्ते लगाए ने ठप्पे, ठीक है जी, मार्केटिंग भी हो रही है नाल नाल, तो सवाब मिलेगा। मतलब ये हेरा फेरी कितना तुसी कर रहे हो। बात लगी नहीं लगी? आप कह रहे ये तो सदका है, आप ले रहे, बस दुआ कर दीजिएगा हमारे हक में। ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ठप्पे ला ब्रांडिंग की हुई है फुल बड़ा फुल, दुकान का नंबर शंबर सारा कुछ जो जो भी सेल हो सकता है, सब कुछ बीच में रखा हुआ। नहीं समझ आ रही? तो बच्चों अकाउंटिंग में धोखा शोखा कोई चक्कर नहीं। अकाउंटिंग में आप क्या बेच रहे हैं? आप मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सीधा सीधा मार्केटिंग एक्सपेंस। तो पाकिस्तान में आप उसको चैरिटी कह लें, ठीक हो गया। तो यूरोप के मुल्कों में वो जो है वो मार्केटिंग है। पाकिस्तान में आप उसको जो मर्जी नाम दे दें कि मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं। ये वीलॉग में बनाने लगा हूं आज, ठीक है जी, गरीबादी में मदद करने लगा। और समझ लगी बात है? कोई कोई चैरिटी नहीं है, सब बकवास। अकाउंटिंग आपके सारे झूठों को अच्छी तरह से जानती है, मैं पता है सब ड्रामेबाज। अच्छा जी, आपने माल सदके के तौर पे दे दिया, तो बच्चों क्या गोदाम में से चीजें कम होंगी कि नहीं होंगी? तो परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अगर तो आपने वाकई मार्केटिंग के लिए चीजें बेची हैं तो क्या डेबिट करेंगे बच्चों? मार्केटिंग एक्सपेंस। यूरोप में मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट होगा, लेकिन पाकिस्तान में चैरिटी एक्सपेंस डेबिट। हजम शुद्ध। अकाउंटिंग तो बनी पूरी दुनिया के लिए। किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। तो यही एंट्रियां यूके में भी पढ़ाई जा रही हैं, यही एंट्रियां यूएसए में भी पढ़ाई जा रही हैं, और यही एंट्रियां पाकिस्तान में भी पढ़ाई जा रही हैं। समझ लगी बात? तो ये याद रखना कि कब क्या डेबिट करेंगे। अगला पॉइंट, अगर मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि आपने सीमेंट की बोरी उठाई और बिल्डिंग में इस्तेमाल कर ली, तो क्या आपके गोदाम में से माल कम हो गया कि नहीं हो गया? तो आप परचेजेस को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? नॉन करंट एसेट बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, क्योंकि सीमेंट की बोरी वहां पे इस्तेमाल होगी। तो 2 रुपये टन हुआ, परचेज की है। एक मिनट की करे बंदा कससे। नॉर्मल लॉस, कौन सा लॉस? क्या लिखा हुआ है? नो एंट्री रिक्वायर्ड, इसमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्यों बोला? नॉर्मल लॉस आप इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यूएशन में पकड़ लेंगे, साल के अंदर पता चलेगा ना कि इतने डैमेज हो गए। और माल का डैमेज हो जाना नॉर्मल है कि अब नॉर्मल इवेंट है? नॉर्मल इवेंट है, हर एक बिजनेस में ऐसा होता ही होता है। आग लग जाना यह नॉर्मल नहीं है। चीजें डैमेज होना कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी देखा हो कि आप घर का कोई काम करवा रहे हैं और आपको ईंटों की एक ट्राली मंगवानी पड़ गई है, तो वो मजदूर जो ईंटें ट्राली से उतार के नीचे रख रहे होते हैं वो तोड़ देते हैं। आपके मैं तलवार फाड़ ली है आज, जे कोई एड टुटती थोड़ी मैं धौन ला देनी है। वो कहेंगे भजन धौन ला दे कि ਅਸੀਂ 900 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ 900 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ जन्नत जाने, साड़ी धौन ला दे तेरी मेहरबानी। नहीं बात सुन लगी? मतलब वो कहेगा भजन है हो ही नहीं सकता कोई ईट ना टूटे। समटाइम तो आप ईंट आराम से रखते हैं तो टूट जाती है। वो बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो ईंट अगर आप ट्राली से नीचे उतार रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो टूट जानी है। हाँ, पूरी ट्राली उल्ट गई ये नहीं सोचा हुआ था आपने, उनका भाई ये तो तलवार बांधी है ना, आप ये तो हिसाब लाओ। नहीं बात समझ लगी?
तो आप ईंटें उतार के रख रहे हैं नीचे, टूट गई हैं, चलो जी 1000 ईंटें थी, कोई 10-15 टूट गई हैं, खैर ये नॉर्मल है, ऐसा होता है दुनिया में, कहाँ मर्जी चले जाओ इतना मसला तो हो ही जाता है। अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ये दीवार है, इस पर प्लस्तर करना है मिस्त्री ने, क्या करना है, सीमेंट जाया होगा कि नहीं होगा? आपके जी मैं तलवार तेरी तौन ते रखने लगा, जे एक भी जर्रा सीमेंट का थल्ले डिगा, तेरी तौन ठीक हो गया। तो क्या वो सही काम करेगा? सीमेंट नीचे नहीं गिरने देगा, सीमेंट फिर थल्ले गिरेगा। इम्पॉसिबल है कि आप उसको रोक सकें। समझ आ रही है? तो वो जो सीमेंट नीचे गिरेगा ये क्या है, ये नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर उसे दीवार बना के दीवार ही गिरा दी, ये नहीं किसी ने सोचा था। सीमेंट गिर जाना ये क्या है, दीवार का गिर जाना, ये नॉर्मल प्रॉब्लम, फर्क समझ आ गया? नहीं समझ आया? आपने इचरे बाजार में गए और आपने शीशों के ग्लास का एक सेट परचेज किया, क्या परचेज किया? जिस वक्त आप शीशे का ग्लास परचेज कर रहे हैं उसी वक्त आपको फीलिंग आ रही है कि इसका अंजाम क्या होगा, क्या होगा इसका अंजाम? ये शीशों के ग्लास का जो 12 ग्लासों का सेट लिया है, इसका अल्टीमेट अंजाम क्या होगा? आवाज नहीं आ रही? टूट जाएंगे, ऐसी है। लेकिन आपने गाड़ी में सामान रखा, दूसरी तरफ से आके गाड़ी में बैठे और पीछे देखा 12 ग्लास गायब, ये सोचा था? ये नहीं सोचा था। आप यहां से दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ गए, पीछे से दरवाजा किसी ने खोल के ग्लास निकाल के भाग गया, क्या ये सोचा था? क्या नहीं सोचा। हाँ, वो दूसरी बात है कि ये ग्लास हम घर लेके रहेंगे, महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद उसमें पानी पी रहे होंगे, एक दिन अचानक हाथ लगेगा और वो नीचे गिर जाएगा और दूर से चप्पल आएगी। ठीक है? क्योंकि आप अम्मी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये नॉर्मल लॉस, नहीं समझ लगी? ये क्या है? अब्बू को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि अब्बू से भी कई दफा टूटा हुआ है। ठीक है, अब्बू कैन फील योर फीलिंग्स, लेकिन वो चुप है। और दसन पुत्र जो तू छोटा होता था मेरे में भी बड़िया पईया, आज तू 20 साल का हो गया तो तेनों पै रही है, मैं चुप करके साइड पे बैठा, मैं कोई गल नहीं कर रहा। ठीक है जी? तो ट्रेनिंग कर ले, तेरा ब्याह करना कल, ठीक है, तेन सुनिया पैनिया ने, तो है ना समझ तू बख्शा गया। ठीक हो गया नहीं? तो पॉइंट ये है कि आप उनको नहीं समझा सकते कि ये कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस की टेंशन नहीं ले। दोबारा, नॉर्मल लॉस की बच्चों कोई एंट्री नहीं है, अकाउंटेंट इतने कूल होते हैं कि वो कहते हैं भाई नॉर्मल लॉस है, कोई टेंशन ही नहीं, कोई अब नॉर्मल मसला है तो दसो, आगे शागे लगे तो दस देना मैनू, मैं लगा सौ। समझ लगी बात? नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री, अच्छा क्यों नहीं होनी? वैसे सोचने वाली बात है, नुकसान तो हो गया, तो नुकसान रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नुकसान ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। कैसे? कि जब आपने इन्वेंट्री की वैल्यू लो कर ली, कैसे लो कर ली, जब डैमेज हुए थे तो एनआरवी पे रिकॉर्ड कर ली थी ना, तो एनआरवी पे इन्वेंट्री की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो चुकी है, लो। तो जब लो वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस होगी तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू, और बोलो तो सही, बढ़ जाएगी, और ग्रॉस प्रॉफिट, तो नॉर्मल लॉस की एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, माइनर लॉस है। नहीं नहीं, देखें आपने इन्वेंट्री को कम तो किया है, कम इसलिए किया है कि आप उसको फील कर रहे हैं कि कम होना चाहिए, अगर वो इमेटीरियल होता तो फिर आप कम ही ना करें। नहीं बात समझ लगी? ये ऐसे ही है जैसे दुकानदार एक पेंसिल निकाले, नहीं ब्रांड न्यू पेंसिल निकाले और उससे 4-5 चीजें लिखे, आप चलिए दुकान पे कि सर मुझे एक पेंसिल चाहिए, वो जो लिख रहा था वही आपको पकड़ा दिया उसने, और आपने भी पकड़ी और आपने कहा हाँ ठीक है आप ऐसे देखे आए। क्या मतलब है? आपको पता भी है उसने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन आपको पता है कि यार इसने कितना इस्तेमाल किया, वो माइनर किस्म का यूज है जो उसने किया, आप उसको ये नहीं कहेंगे मैंने नवा भाईजान पेन चाहिए। वो भाईजान को भी पता है और आपको भी पता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा और आपसे गायब हो जाएगा, इन्हें 2 दिन गड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं लिख लिया तो क्यों है, बाकी तो सारा चोर नहीं लिखना है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? और फिर भी पैसे दे देते हैं कि खैर यार थोड़ा सा इस्तेमाल किया था, खैर ये है इमटेरियल।
जेडी शायद सेल करने के तुम तकलीफ होए ना, वो मटीरियल है, तो जेडी तुम तकलीफ ना होए इमटीरियल। मटीरियल और इमटीरियल का हिसाब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मतलब देखो, अगर आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, और आपने जाना हॉस्टल, चांद गाड़ी वाले को 10 रुपए देंगे, हॉस्टल में उतार देगा, और वो 10 रुपए ही गायब हो गए, मटीरियल है कि नहीं? बोलो तो सही, पैदल जाना पैना। लेकिन अगर आपकी जेब में 10,000 रुपया है, उसमें से 10 रुपए गायब हो गए, कोई टेंशन है? वो ढूंढते फिरेंगे सड़क में जाके किधर गए 10 रुपए? नहीं। लेकिन उस दिन 10 रुपए गुम गए, जिस दिन थे ही 10, तो आप ढूंढेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर पैदल जाना पैना। समझ आएगी बात? तो एक ही बंदा है, नोट भी सेम है, लेकिन एक ही बंदा, एक ही नोट, एक दिन उसके लिए क्या है, मटेरियल, और दूसरे दिन उसके लिए क्या है, इमटीरियल। तो ये बंदों के ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल इमटीरियल क्या हो। हजम शुद्ध नहीं समझ आई? मतलब समटाइम आप पिज्जे वाली दुकान पे जाते हैं, इतना बड़ा पिज्जा पड़ा होता है, आप मंगवाते तो लार्ज पिज्जा है, क्या आज तो मैंने बड़ी भूख लगी, लेकिन 2 पीस खाने के बाद बस हो जाती, बाकी को उठा के घर ले आते। ठीक है जी। और रात को नजर आता है कि अद्धा पिज्जा पे है, और अद्धे चो ही सिर्फ आप बाहर वाला हिस्सा पे, अंदर वाला हिस्सा गायब है। वो जो पिज्जा आप दुकान पे छोड़ आते हैं, अगर इस तरह की हालत में होता, अब रात के 2 बजे आप उसको कैसे लगा के खा रहे होते हैं? दिन के वक्त वही पिज्जा आपके लिए क्या होता, इमटीरियल, जो बाहर का कोना पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कख नहीं लगा है। रात के 2 बजे वो क्या हो गया, मटीरियल हो गया। नहीं समझ आ रही गल? तो बोलो तो सही। मतलब दिन के वक्त आपने कोक खोली, ठंडी बोतल थी, ठीक है जी, आपने 2 घूंट लगाए, आपने कहा क्या बात है, मजा आ गया। आधे पौने घंटे बाद आपने दोबारा कोक खोली, अब उसमें वो मजा नहीं रहा, आपने कहा फारग है तो छोड़ दो। लेकिन किसी वजह से रात के 2 बजे तक भी कोक आपके पास पड़ी हुई है, सब कुछ निकल चुका है, वही जिसका मजा दोपहर को नहीं आ रहा था, अब रात के 2 बजे आएगा। समझ आ रही है? तो वो चीज जो शाम को इमटेरियल थी, रात को क्या हो गई? तो मटेरियल और इमटेरियल किस पे डिपेंड करता है? ये लोगों के सोचने पे डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर 10 रुपए मटेरियल है कि इमटेरियल। हम कहेंगे अगर इसकी डिटेल में जाना है तो क्या करो, फिर सिचुएशन बनाओ कि वही 10 रुपए एक सिचुएशन में क्या होंगे, मटेरियल, दूसरी सिचुएशन में क्या होंगे, ठीक है जी। तो हम स्पेसिफिकली मटीरियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई नंबर डिफाइन नहीं कर सकते कि ये नंबर है, इससे नीचे की वैल्यू इमटेरियल, इससे ऊपर की वैल्यू मटीरियल, ये नहीं कर सकते। तो समझ आ गई बात है? अच्छा जी, नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होगी, ये बात समझ आ गई सबको? अगला पॉइंट बच्चों, राइट डाउन टू एनआरवी, उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। ये वही ऊपर वाली बात दोबारा हो रही है कि कुछ यूनिट डैमेज हो गए, आपने इन्वेंट्री की वैल्यू को नीचे लेके आना है, तो नीचे ले आओ। इन्वेंट्री लाख रुपए की थी, अब 90,000 की रिकॉर्ड करनी है, 10,000 रुपए का नुकसान रिकॉर्ड करना है, तो कहता उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, बस आप इन्वेंट्री की वैल्यू 90,000 लिख लो, ऑटोमेटिकली नुकसान नुकसान रिकॉर्ड हो जाएगा। हजम शुद्ध। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, साल के एंड पे गए, गोदाम खुला, गोदाम में देखा कितना माल पड़ा हुआ है, आपको पता लगा 10,000 का माल पड़ा हुआ है। कितना माल पड़ा हुआ है? 10,000 का। तो क्या आप उस 10,000 के माल को, और इसमें अगली चीज ये है, कोई यूनिट डैमेज नहीं, सारे के सारे यूनिट ठीक है, एनआरवी का कोई पंगा नहीं है, 10,000 का माल पड़ा हुआ है, तो बच्चों क्या वो 10,000 का माल आप उठा के बैलेंस शीट में लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? क्या वो आपका एक्सपेंस है, क्या एसेट है? वो आपका एसेट है। एसेट क्यों है? वो एसेट क्यों है? उसका फायदा अभी मिला नहीं है। हर वो चीज जिसका फायदा फ्यूचर में होगा, तो ये वाली इन्वेंट्री जो बच गई है, इसका फायदा अभी आपने नहीं लिया, तो बच्चों इन्वेंट्री को करेंगे डेबिट। इन्वेंट्री को क्या करेंगे? ये आपका बन जाएगा एसेट। क्या बन जाएगा? और कॉस्ट ऑफ सेल को करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट करने से क्या मुराद है? क्लोजिंग स्टॉक याद करो, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होती है? आवाज नहीं आई? माइनस होने से क्या मुराद है? क्रेडिट होती है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता है? आवाज नहीं आई? माइनस होता है। माइनस करने को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करो, क्रेडिट होता है। हजम शुद्ध।
अच्छा, अगले साल जब इन्वेंट्री सेल हो जाएगी तो क्या एंट्री कर देंगे? उल्टी एंट्री हो रहेगी क्या? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। यही एंट्री है जो सबसे पहले हमने पढ़ी है। क्यों? क्योंकि पिछले साल का माल अगले साल सेल हो जाएगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ऊपर से अप्लाई। यही क्लोज स्टॉक था ना पिछले साल के एंड पे। पिछले साल के एंड पे क्या एंट्री पास की? इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल। अगले साल के शुरू में सेल होगी तो क्या एंट्री करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री। हजम शुद्ध। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों अब ये पंगा पड़ गया कि जब अब सारा कुछ बना चुके, सारा कुछ बना चुके, इन्वेंट्री फाइनल कर चुके। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी? 10,000। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी? 10,000। करने के बाद, सारा कुछ बनाने के बाद, इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है, बैलेंस शीट बन चुकी है, सारा कुछ करने के बाद एक बंदे ने हमें कहा कि यार इन्वेंट्री की वैल्यू गलत नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ, ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖ, ਇਹ ਵੇਖ, ਇਹ ਵੇਖ, ਸਟਾਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਨਆਰਵੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ यूनिट ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੈਮੇਜ यूनिट ਵੇਖੇ ਸੀ? हमने कहा जी हमने तो 100 यूनिट डैमेज देखे थे। वो कहेगा 100 यूनिट डैमेज नहीं है, 200 यूनिट डैमेज है। ਅਸੀਂ कहा नहीं यार 100 यूनिट डैमेज है। कहता वो दोबारा चल देंगे। हम दोबारा चले गए उसके साथ, जाके जब क्रिटिकली हर एक चीज़ को दोबारा चेक किया, हमें पता लगा वाकई यार 200 यूनिट डैमेज है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है? गलत है, नुकसान मजीद रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू तो हम फाइनल करके लिख चुके हैं बैलेंस शीट में भी और इनकम स्टेटमेंट में भी। अब पता चल गया कि 500 रुपए का नुकसान रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो पहले रिकॉर्ड करने से हम रह गए। पहले तो हमने कहा था कोई एंट्री नहीं होगी, याद है? कोई एंट्री। अब चूंकि आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइनल करके बैठे हुए हैं, इनकम स्टेटमेंट बना चुके, बैलेंस शीट बना चुके, उस वक्त पता लगा कि नहीं यार यूनिट डैमेज जो थे ना वो ज्यादा। नुकसान टोटल हमने रिकॉर्ड किया, 100 यूनिट डैमेज थे, हर यूनिट के ऊपर 5 रुपए का नुकसान हुआ हमें। टोटल नुकसान कितना हो गया? 500। अब उस 500 की एंट्री करनी पड़ेगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि एंट्री की जरूरत नहीं है, अब हमें एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी इन्वेंट्री बैलेंस शीट में गलत है। हमारी इन्वेंट्री बैलेंस शीट में कितने से चली गई? 10,000 से पड़ी हुई है। अब हम कहेंगे हकीकत में 10,000 की नहीं है, उसमें 500 क्या करेंगे? कम करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल को 500 से बढ़ाएंगे। नुकसान रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों कब नुकसान नहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा और कब नुकसान रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये बात समझ आ गई? बताएं जी। ऊपर भी लिखा हुआ राइट डाउन टू एनआरवी और नीचे भी लिखा हुआ राइट डाउन टू एनआरवी, फर्क क्या है इन दोनों में? उधर अभी कुछ नहीं बना, अभी आप इन्वेंट्री की वैल्यू फाइनल कर रहे हैं, तो उधर तो कोई जरूरत है। लेकिन जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू फाइनल कर चुके हैं, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिख चुके हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में से इन्वेंट्री माइनस कर चुके हैं और बाद में पता लगा है कि वो गलत है, तो फिर उसको ठीक करते वक्त एंट्री करेंगे। नहीं बात समझ? और बोलो तो सही। आप मोची को साइज दे के आते हो जुत्ती का कि यार जुत्ती बनानी है, वो कहेगा 120 मिनट जुत्ती बनानी है, लेकिन मोची ने भी काम शुरू नहीं किया। मोची ने काम शुरू, रात को आपको ख्याल आता कि यार मेरी जुत्ती मारो गोली, मेरी जुत्ती का साइज है 9, मेरी जरूरत नहीं है जुत्ती दी, मेरी जुत्ती ठीक है। आप कहते हो यार छोटे भरा की जुत्ती बनानी। अगले दिन मोची को फोन करते हो कि यार 9 नंबर की जुत्ती नहीं बनानी, 8 नंबर की जुत्ती बनानी है, तो मोची कहेगा भाईजान इतना नुकसान हो गया मेरा। नहीं कह सकता। क्यों? उसने काम शुरू ही नहीं किया, उसने काम शुरू ही नहीं किया, तो कोई रिकॉर्डिंग की जरूरत है। लेकिन एक दफा जूता बना चुका है, अब आप उसको कह रहे हो यार तुम ठीक कर, अब उसको नुकसान रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर पहली दफा आप कोई इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो किसी एंट्री की जरूरत है। लेकिन अगर कर चुके थे और बाद में पता लगा गलती हो गई, फिर उसकी क्या करनी पड़ेगी? आपको एंट्री पास करनी। नहीं समझ आ रही बात? ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। हमने सारी बातें जो की हैं वो किस पे की हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एंट्री है जो सेल प्राइस पे हो रही थी, और वो एंट्री थी सेल वाली और सेल रिटर्न वाली। ये एंट्री कॉस्ट पे नहीं हो रही है, सेल प्राइस पे हो रही है।
assumption except entry of write down to NRV and the entries to sales and sale return account which are based on selling price। ठीक है जी। वो कहता है कि आप जो राइट डाउन रिकॉर्ड करते हैं और जो सेल और सेल रिटर्न पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसमें कॉस्ट नहीं हो रही होती, तो उसमें दूसरी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। बाकी तमाम एंट्री में क्या चीज़ डिस्कस होगी? कॉस्ट। मालिक माल उठा के घर लेके जा रहा है, सेल प्राइस पे के कॉस्ट प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस। इन्वेंट्री डैमेज निकली है, सप्लायर को वापस कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे वापस करेंगे कि सेल प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे वापस करेंगे। समझ आ रही है? तो जितनी भी एंट्री पड़ी है सारी की सारी किस पे हो रही हैं? कॉस्ट प्राइस पे हो रही है बच्चों। अभी हमने कौन सा मेथड पढ़ा है? पीरियोडिक। बच्चों पीरियोडिक के तहत ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं। आपने क्या करना है? एंट्रियां पास करनी है। क्या पास करनी है? एंट्रियां। कर सकते हैं? सारी बातें आपको बताई गई हैं, जल्दी करें। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? डेबिट डेबिट, सेल क्रेडिट। क्या कैश में बेची है कि उधार में बेची है? तो डेटा डेबिट, सेल क्रेडिट। लेकिन गुड्स तो गोदाम से निकली है, निकली है कि नहीं निकली? क्या आपको पता कितने की है? नहीं। तो रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको? अब बोले तो सही। सेल करते वक्त सिर्फ इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्डिंग होगी। किस पे रिकॉर्डिंग होगी? कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यहां पे देख लो, जब चीजें बेच रहे हैं तो एक ही एंट्री हो रही है, दूसरी एंट्री नहीं हो। हजम शुद्ध। अच्छा जी। रिटर्न गुड्स टू ए सप्लायर कॉस्टिंग 87,000। माल वापस आ रहा है कि वापस जा रहा है? जा रहा है। तो क्या एंट्री करेंगे? परचेज रिटर्न डेबिट। जोर बेटे कह रहे थे, बोलो वापस ला रहा अपना, दिमाग खराब करता पड़ गया। हाँ, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? कैश डेबिट। अच्छा सुनो 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 सुनो, देखो यहाँ पे उसने बताया नहीं है कि क्या ये वही सप्लायर है जिससे कैश पे माल लिया था। बताया उसने? नहीं बताया। नहीं बात समझ आ रही। उसने हमें नहीं बताया कि ये वही सप्लायर है जिससे कैश पे माल लिया था, क्योंकि अगर तो ये वही बंदा है जिसे कैश पे माल लिया था तो वापस करते वक्त क्या वैसे ही दे के आ देंगे? कैश लेके आएंगे। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको इस तरह से बात लिख के दी जाए पेपर में तो क्या करेंगे बच्चों आप? क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? क्या डेबिट करेंगे? तो खोते हो, यदि गल हो रही है दी जी। हम इसकी जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिट डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर दिस, क्या एंट्री करेंगे? हैं? हो सकता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या उसने बताया है कि ये जो चीजें वापस कर रहे हैं ये उस बंदे से ली थी जिससे 4 तारीख को हमने कैश में चीजें ली थी? उसने ऐसी कोई इंडिकेशन हमें दी नहीं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। अजम्पशन भी ले लें आप, अज्यूमिंग कि 4 अगस्त को जो चीजें ली थी वो वापस कर रहे हैं। ठीक है जी। बराबर। इसकी एंट्री होगी बच्चों? परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। इसकी क्या एंट्री होगी? कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड डेबिट। ठीक है जी। एक कस्टमर रिटर्न गुड्स विच हैव बीन इनवॉइस्ड एट 58। क्या 58,500 कॉस्ट है? ये कॉस्ट नहीं है। कैसे पता लगा? इनवॉइस्ड एट, मतलब उसको जो पर्ची बना के दी थी उस पर ये वैल्यू लिखी हुई। तो उस बंदे को जो पर्ची बना के दी होगी आपने, क्या कॉस्ट प्राइस में पर्ची बनी होगी? देखो ना, आप किसी दुकान पे जाते हो
आप चीज बाय करते हो, वो आपको रसीद देता है कि नहीं देता? उस रसीद पे क्या कॉस्ट लिखी होती है? क्या उसने उस चीज को उतने रुपए में बनाया जितने में बेच दिया आपको? उसने बीच में अपना प्रॉफिट रखा हुआ है। क्या वो अपना प्रॉफिट आपको बताएगा? वो तो नहीं बताएगा। समझ आ गई? तो आप जो इनवाइस बना के लोगों को देंगे बेचते वक्त, वो कॉस्ट नहीं होगी, वो सेल प्राइस होगी। तो वही इनवाइस आपको वापस आ रही। डेफिनेटली एक बंदा माल वापस लेके आ रहा है, माल वापस लेके आ रहा है, तो आप उससे पर्ची मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? फिर रसीद भाव भाईजान, साढ़े को लिया भी ऐसी माल के नहीं लिया, तो आपको रसीद दिखाएगा। तो रसीद पे कॉस्ट लिखी होगी? नहीं, सेल प्राइस लिखी होगी। ठीक है जी। तो रसीद पे क्या लिखा था? 58,500। तो क्या ये कॉस्ट है? नहीं, ये कॉस्ट नहीं। हालांकि गोदाम में माल इजाफा हो गया, गोदाम में माल का इजाफा हो गया, इसके बावजूद उसकी कॉस्ट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये पीरियोडिक सिस्टम का मसला है, पीरियोडिक सिस्टम का मसला है। यहां पे क्या गुड्स में कमी हुई है कि नहीं हुई बच्चों? यहां पे मुझे बताओ जरा कि गुड्स में कमी हुई है? गुड्स में कमी हुई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहां पे क्या गुड्स में इजाफा हुआ है? यस, गुड्स में इजाफा हुआ है लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हजम शुद्ध। अगला पॉइंट, कैश सेल ऑफ 1,20,000 नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 10,000। हाँ जी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ये कौन सा डिस्काउंट है? इसको तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करना, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होती। याद है कुछ कुछ? सिंपल एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, अल्लाह अल्लाह खैर से। अब अगला पॉइंट, 31 अगस्त वाले दिन फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील दैट गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 26,000। ये कौन सी प्राइस है? क्या ये कॉस्ट होती है? ये सेल प्राइस है। हैव एक्सपायर्ड, एक्सपायर हो गई, एंड हैड टू बी स्क्रैप, कबाड़, कबाड़ बनाना पड़ेगा इसको। दिस हैज बीन कंसिडर्ड अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी कि नहीं होगी? होगी। क्या एंट्री होगी? अब नॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, लेकिन 26,000 से, 26,000 से नहीं होगी, कॉस्ट से। अब 26,000 में से कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वो पहला दिन याद करें इस टॉपिक का, मार्कअप मार्जिन की बड़ी प्रैक्टिस करवाई थी, वो इसी काम के लिए करवाई थी कि अगर आपको सेल प्राइस दी जाए और कॉस्ट निकालनी पड़ जाए तो मौत ना पड़ जाए। याद है पहला लेक्चर? चलो अप्लाई करो और मुझे कॉस्ट निकाल के दो, जल्दी करो। क्या आंसर आ रहा है? कोई ऐसे लेजेंड जिनका आंसर 20 ना आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो? 19,000 समथिंग, या किसी का 30 भी आ सकता है। तो है ऐसे लेजेंड? हाँ मौली साहब, क्या आंसर है आपका? क्या है? कैसे आया? 10 है? बस? क्या क्या क्या? 26,000 मल्टीप्लाई में 100। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या आंसर होता है? हाँ जी, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये 30% मार्कअप है या मार्जिन है? कैसे पता लगा? कॉस्ट के ऊपर लगा हुआ है 30%। किसके ऊपर लगा हुआ है? कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट खुद क्या है? 100%। कॉस्ट खुद क्या होगी? 100% होगी। नहीं समझ लगी? नहीं समझ लगी? कॉस्ट प्लस, तो कॉस्ट खुद क्या होगी बच्चों? 100%। प्रॉफिट कितने परसेंट है? 30%। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी? 130% हो जाएगी। अब आपको जो सवाल में वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है? इसको इसी की परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे, 1% आ जाएगा। याद है कुछ कुछ? कितने परसेंट आ जाएगा? 1%। आपको कितने परसेंट चाहिए? 100%। तो 1% को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और तरीका वादा समझ आया?
क्या आंसर निकल आएगा बच्चों? 20,000। क्या एंट्री करेंगे? अब नॉर्मल लॉस, डेबिट, ड्राइंग क्रेडिट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, अलाउंस, डेटर, बिल्डिंग, लैंड, कैपिटल। और क्या क्रेडिट होगा? परचेज। पेपर में आप परचेज को नहीं लिखेंगे, बाकी दुनिया का हर अकाउंट लिखाएंगे। ये दिन आने हैं, मेरे को हालो। पेपर में आप लैंड को भी डेप्रिशिएट करेंगे, लाभ लाभ के डेप्रिशिएट करोगे, लैंड कितने गया है? समझ लगी? मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूं आपका। आप क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैपिटल में बांट रहे होंगे, वो कोई अकल आगे तो कहेगा क्या तुम कैपिटल में की बांटन दे? कैपिटल में क्या आना था? प्रॉफिट। तुम क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन घुसेड़ रहोगे ਉਹਦੇ 'ਚ। समझ आ रही नहीं आ रही? सर वो वेले बैठे थे, क्या करते हैं, हमें ये 2 अकाउंट नजर, हमने कहा चलो माइनस कर दो। ठीक है जी? तो बराए मेहरबानी पेपर में अपने दिमाग को अपने जगाते रहना है। समझ लगी है? पेपर से पहले नहीं जगाना। अगर पेपर से पहले जगाते रहे ना तो पेपर में सो जाना उसने। नहीं समझ लगी? ये बात याद रखनी है बच्चों। ये अभी पेपर दिए आपने, कुछ के नहीं दिए? पेपर से एक दिन पहले सो रहे थे कि जाग रहे थे? कि पेपर में भी सो रहे थे? अच्छा जी, चलो जी वापस आ रहे हो बच्चों। पीरियोडिक समझ आ गया सबको? अब किसकी बात होने लगी है? परपेचुअल की। बटे तो अंग्रेज। अब जरा ध्यान से सुने, ये एक ऐसी चीज है जो इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ी, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। पीरियोडिक तो हमने पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं ना, वो बातें तो बड़ी मतलब आपको फील हुई है, रिपीट हो रही हैं, वो तो ठीक है। अब हम नई चीजें पढ़ने लगे हैं। वो कहता है इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली। 15 मई की दोपहर को 2 बजे भी ये दोनों अकाउंट बन रहे होंगे। ठीक है जी? 25 नवंबर की शाम को 4 बजे भी ये दोनों अकाउंट में मौजूद होंगे। किसी वक्त भी आप जाके चेक करवा सकते हैं कि यार वो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या वैल्यू आ रही है, बता देगा। ये वाली हरकत पीरियोडिक में नहीं हो सकती। पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू कब पता चलेगी? साल के एंड में, बस जब क्लोजिंग एंट्री होगी। ड्यूरिंग द ईयर किसी भी वक्त कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू आपको कभी पता नहीं चल सकती। वो कहता है इन्वेंट्री का अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट हर एक सेकंड में अपडेट हो रहा है। अच्छा जी आगे। ऑन ईच सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन, कहता हर एक सेल और परचेज ट्रांजैक्शन पे ये दोनों अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं। सम अदर ट्रांजैक्शन मे आल्सो रिक्वायर एन अपडेट टू इन्वेंट्री अकाउंट, फॉर एग्जांपल सेल, परचेज, रिटर्न। सेल रिटर्न पे भी ये अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, परचेज रिटर्न पे भी मेंटेन हो रहे हैं। याद करो परपेचुअल सिस्टम में आपने स्टॉक कार्ड बनाया था, याद है? सेल रिटर्न हुई थी, आपने इशू वाले कॉलम में रिकॉर्ड की थी। सेल प्राइस पे के कॉस्ट प्राइस पे? आवाज नहीं आई। कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड। तो जब माल बेच दिया और वो वापस आ गया, आप उसको भी रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा माल खराब निकल आया, सप्लायर को वापस भेज दिया, तो क्या वो स्टॉक लेजर कार्ड में रिकॉर्ड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कॉस्ट प्राइस पे के सेल प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस। तो आपका वो कार्ड हर एक सेकंड में मेंटेन हो रहा है। पॉइंट समझ लग गया कि नहीं लग गया? तो अगर हर सेकंड में मेंटेन हो रहा है तो आपको पता है इशू वाला कॉलम ही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉलम होता है। इशू वाला कॉलम ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो वहां पे सेल रिटर्न भी रिकॉर्ड हो रही है, सेल भी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है? और जो बैलेंस वाला कॉलम है वो किस चीज का कॉलम है? बैलेंस वाला कॉलम किस चीज का कॉलम है? इन्वेंट्री का कॉलम है। किसका कॉलम है? इन्वेंट्री का कॉलम भी हर एक सेकंड में अपडेट हो रहा होता है, चाहे परचेज रिटर्न हो, चाहे सेल रिटर्न हो, चाहे ड्राइंग हो, याद है, चाहे शॉर्टेज हो, चाहे नॉर्मल लॉस हो, चाहे अब नॉर्मल लॉस हो, जो मर्जी हो, आपका गोदाम का जो अकाउंट होगा वो हर सेकंड में क्या हो रहा होगा? अपडेट हो रहा है। तो वो जो आखिरी कॉलम है आपका, वो किस चीज का कॉलम है बच्चों? वो जो बैलेंस का कॉलम है वो हकीकत में कौन सा कॉलम है? इन्वेंट्री का कॉलम। हजम शुद्ध?
परचेजेस आर डायरेक्टली डेबिटेड टू इन्वेंट्री अकाउंट, जब कोई माल लेते हैं तो बैलेंस वाले कॉलम में जाके इजाफा रिकॉर्ड करते हैं, याद करो। और लेजर कार्ड तो पीरियोडिक में बनते ही नहीं, लेजर कार्ड पीरियोडिक में बनते ही नहीं, याद आ रहा है कुछ कुछ? वो कब बनाते होते हैं? वेटेड एवरेज में, शाबाश। हाँ, डुबोल में मूली चाच फाइव में तो कभी नहीं बनाया, नहीं ना बनाया। हाँ, डुबोती मूली करता बेड़ा कर की बंदा करेगा इसको हम। हाँ जी, परचेजेस आर डायरेक्टली डेबिटेड टू इन्वेंट्री अकाउंट, वेयर एज फॉर ईच सेल टू जनरल एंट्रीज आर मेड। पीरियोडिक में जब चीजें बेचते हैं कितनी एंट्रियां होती हैं? एक एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पे जब चीजें बेचेंगे दो एंट्रियां होंगी। कितनी एंट्रियां होंगी? एक सेल प्राइस पे हो रही होगी और एक कॉस्ट प्राइस पे हो रही होगी। याद आया कुछ कुछ? जब माल बेचते हैं, लेजर कार्ड में आपको बनवा रहा था, माल बेचते वक्त मैंने आपको कहा था सेल प्राइस पे ध्यान नहीं देना आपने, याद है? जब चीजें बेचेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे इशू वाले कॉलम में, सेल प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल प्राइस की यूजेज थी एक जगह पे, कहां पे थी? सेल की वैल्यू निकालने में। ऐसे नहीं कि उसको हमने 100% इग्नोर कर दिया था, उसका यूजेज था। सेल्स रेवेन्यू जब निकाल रहे थे ना, वहां पे सेल प्राइस लेनी थी। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ सेल या लेजर कार्ड बना रहे थे, वहां पे कौन सी वैल्यू लेनी थी? कॉस्ट प्राइस लेनी थी। हजम शुद्ध। और स्टॉक लेजर कार्ड किस सिस्टम में बनते हैं? परपेचुअल में बनते हैं, पीरियोडिक में। तो इसलिए बच्चों स्टॉक लेजर कार्ड की बात मैंने यहाँ पे की ही नहीं। क्यों नहीं की? कोई तो बनते ही नहीं है, तो उसकी बात कैसे करते? वो बात समझ आ गई? अच्छा जी। वन टू रिकॉर्ड सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड अदर टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेजेस अकाउंट इज नॉट यूज्ड इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कौन सा अकाउंट यहाँ पे नहीं बना रहे? जो हजारों सालों से अकाउंट आप पढ़ते आ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं बनता। वो यहाँ पे तो आई क्या पेपर में ऐसे लेजेंड्स तलाश कर लेगा जो क्या कर रहे होंगे? परपेचुअल सिस्टम में कौन सा अकाउंट बना के आ जाएंगे? परचेज अकाउंट। आई क्या कहना बस यही पता करना से, और समझ आ गई? उससे मेरे तुझे फट जाना है। आई क्या को उस एक एंट्री से पता चल जाएगा कि इसका इन्वेंट्री का टॉपिक बड़ा गर्क हुआ पड़ा। कैसे पता चल जाएगा? सिस्टम कौन सा होगा और अकाउंट कौन सा होगा? परचेज। कि परपेचुअल सिस्टम है, परचेज अकाउंट बना के आ गया बच्चा। और समझ लगी बात है? आई कब ने कहना कि वेखन की जरूरत ही कोई नहीं, बेड़ा गर्क हो चुका है, इन घर भेजो, शाबाश। समझ लगी? तो ये वो एरर है जिसको हम एरर नहीं कहेंगे, ये ब्लंडर है। ये क्या है? ये गलती नहीं है, इसको हम गलती नहीं कह सकते, ये फ्रॉड आपने किया। ठीक है हरी? फ्रॉड। आपने आई कैप को धोखा देने की कोशिश की है कि भाईजान हमें एंट्री आती है, हमसे पूछो। ठीक है नहीं? मेरे को सब आता है, मैं बाकियों को सिखा दूंगा कि जी परचेज अकाउंट बना के आ गया मुंडा परपेचुअल से। ओके बच्चों, हमें पता लग गया है तुम्हें आता है, लेकिन प्लीज मई में भी। मार्च में मजा नहीं आया, मई में दोबारा। और समझ आ रही है? तो ध्यान डाल। दीज अकाउंट्स आर, हाँ जी, मार चवल मार चवल। चवल ही निकली तेरे मुंह, जो मर्जी कर ला। नहीं नहीं आज जी, ये क्या बना रहे? ये क्या? हाँ, वो अकाउंट बना रहे हैं ਅਸੀਂ। अकाउंट होता क्या है पहले दस? अकाउंट होता क्या है तेरा सत्यानाश? अच्छा जी, अगला पॉइंट बच्चों, एनी लॉस, any loss deducted by comparing physical inventory count and perpetual record is to be recorded in inventory account।
अब यहाँ पे वो मान रहा है खुद अपने मुंह से कि हम नुकसानात को नहीं पकड़ सकते, डैमेज को नहीं पकड़ सकते, चोरी को नहीं पकड़ सकते, एक्सपायरी को नहीं पकड़ सकते। ये कब पकड़े जाएंगे? जब परपेचुअल को पीरियोडिक से कंपेयर करेंगे। ये लिखा हुआ कंपेयरिंग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट एंड परपेचुअल रिकॉर्ड। फिजिकल इन्वेंटरी काउंट किस सिस्टम में होता है? पीरियोडिक में होता है। तो यहाँ पे खुद अपनी जो है वो ना अहली तस्लीम कर रहे हैं कि भाईजान चोरी हमें पता नहीं चल सकती, डैमेज हमें पता नहीं चल सकता, एक्सपायरी हमें पता नहीं चल सकती, ये हमें पीरियोडिक सिस्टम ही बताएगा। शुद्ध हो सकता है हमारे कंप्यूटर में 1000 यूनिट पड़े हों। कितने यूनिट पड़े हों? लेकिन फिजिकल जब गोदाम जाके देखा तो पता लगा 800 यूनिट पड़े हुए हैं, जिसमें से 100 खराब हैं। कितने खराब हैं? 100 खराब। ये बात कंप्यूटर को पता है? हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो थोड़ी सी आपको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी, घोरबंदा बनाएगा है ना। हर एक चीज की एक्सपायरी, आपने 1000 यूनिट लिए हैं, 1000 यूनिट की कॉस्ट तो क्या होगी? सेम, लेकिन एक्सपायरी सेम है नहीं ना। देखो आपने एक चीज, दो चीजें परचेज की हैं, तो क्या दोनों की एक्सपायरी सेम होगी? जरूरी नहीं है। अबे नहीं है तो जाके देख ले एक ही टाइम पे जाके। देखो मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं आप, लेकिन डेफिनेटली आपको फिर कंप्यूटर में ज्यादा डाटा पुट करना पड़ेगा। आप एक ही दिन में एक ही तो है? मैं तुझे बता रहा हूँ ना, आप एक ही दिन में एक ही दुकान पे जाके पैराडोल के 2 पत्ते लो, पैराडोल के एक ही दिन में जाके लो, दोनों की एक्सपायरी चेक कर लेना, सेम नहीं होगी। क्यों? एक्सपायरी उस वक्त बनाई होगी, लिखी होगी जब वो प्रोड्यूस हुई होगी, जब वो प्रोड्यूस हुई होगी। प्रोड्यूस कहाँ पे हुई है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में पहले प्रोड्यूस होगी, उसके बाद पैकिंग हुई। पैकिंग में कौन सा पत्ता किस पत्ते के साथ मिक्स होकर पैक हो गया, आपको क्या पता? पास में लगी है। आप एक बेकरी पे जाओ, ब्रेड परचेज करो 2, तो क्या दोनों की एक्सपायरी सेम होगी? फर्क आ जाता है, ठीक है। हाँ देखो, दोनों की कॉस्ट सेम होगी, एक्सपायरी सेम नहीं। तो कॉस्ट देखो, आप कहेंगे जी 1000 मैंने जो है परचेज किए जी कॉफी के पैकेट, कितने परचेज किए? 1000। 1000 की कॉस्ट तो सेम होगी, लेकिन 1000 कॉफी के पैकेट की एक्सपायरी सेम। तो आप कंप्यूटर पे बैठा दे बंदा, 24 घंटे को क्या करता रहेगा? एक्सपायरी ऐड करता। ठीक हो गया। और हर 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद कंप्यूटर पे मैसेज भी आते रहेंगे, और फलां शायद एक्सपायर हो गई है, और फलां भी हो गई है, और फलां भी हो गई है, फलां भी हो गई। वो अल्टीमेटली क्या बंद करो इन्हों, हर 2 सेकंड बाद एरर आ रहा है। नहीं समझ लगी बात? आपको थोड़ी देर बाद फील होगा कि यार सारा मेरा गोदाम एक्सपायर हो गया, इनने मैसेज आ गया एक्सपायरी। समझ लगी कि नहीं लगी? तो वो नॉर्मली होता नहीं है ऐसा कि हम एक्सपायरियां कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन करना चाहें तो 100 में एक बंदा बिठा दें, 24 घंटे क्या करता रहे, कंप्यूटर में एक्सपायरी रिकॉर्ड करता रहे। अच्छा जी, रिकॉर्ड भी करता रहे, ठीक है। वो माल कौन लादा करे जाके? वो एक्सपायर्ड माल को कौन सुबह से लेकर शाम तक गोदाम में ही खड़ा रहे एक बंदा, एक फोन तो लगा रहे, और फलां भी एक्सपायर हो गई है, ए ठहरे 2 मिनट, ए अभी होने वाली है बस। ठीक हो गया। तो एक बंदा सारी शाम बेच बूच छड़ के गोदाम नहीं खलोते हैं अपने भाई, की करे एक्सपायर यूनिट साइड कर, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो फिर वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि ये ड्यूटी लगा देते हैं कस्टमर की, या कैश काउंटर वालों की ड्यूटी लगा देते हैं, क्या कि आपने एक्सपायरी चेक कर लेनी बेचते वक्त। बात सुन लगी कि नहीं लगी? क्योंकि आपने 1000 यूनिट परचेज की है, कॉस्ट एक दफा लिख देंगे, 1000 यूनिट आए, कॉस्ट ही आई, एंट्री मार दी, सारे 1000 यूनिट ऐड हो गए। एक्सपायरी कौन ऐड करे 1000 यूनिट की? इमेजिन करो 1 मिनट के लिए, मेट्रो स्टोर देखा आपने? कितना बड़ा स्टोर है, हजारों चीजें वहां पे पड़ी हुई, वो हर चीज के हजारों यूनिट हो, तो अकाउंटेंट एक्सपायरी ऐड कर सकता है कंप्यूटर पे? देखो कॉस्ट ऑफ ऐड कर सकते हैं, क्या करना है आपने? स्कैन करना है सिस्टम को, वो उसके ऊपर बार कोड रीडर लगा होता है ना,
वो आप स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, लेकिन एक्सपायरी तो आपको खुद लिखनी पड़ेगी। नहीं बात सुनेगी, साढ़े को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं सीधी लिखी जाती, एक्सपायरी की तो साढ़े को सही लिखी जानी। नहीं बात सुनेगी, आधे से ज्यादा क्लास की डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, 1 जनवरी, सारी झूठ है। माँ प्यो पता ही नहीं पैदा कितों होया, माँ प्यो तो टेंशन पै गई यार पैंपर कितों लैने ने, दूध कितों आएगा, की करेगा, मिट्टी खांदा पे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? माँ प्यो को तो टेंशन ही डिफरेंट है, तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या कर देते हैं, 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ। 1 जनवरी को दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की बर्थडे होती है। वो इसलिए नहीं होती कि 1 जनवरी को अन्य वहां पैदा हुए थे, वो इसलिए होती है कि किसी ने याद ही कोई नहीं कितों पैदा हुआ। तो आसानी के लिए बाय डिफॉल्ट सिस्टम में क्या तारीख आ रही होती है, 1 जनवरी, वो कहता ही पा दो। समझ नहीं लगी? हमारे अपने तो कॉलेज में टीचर जिनकी बर्थडे 1 जनवरी को थी, असि उन्होंने दोनों दोनों शक कर रहे हैं कि सर यह की हुआ है, दसो समझ, समझ लगी कि नहीं लगी? 1 जनवरी है, पुराने वक्तों में ऐसे ही होता था कि यदि कोई समझ नहीं आ रही की करो, 1 जनवरी पा दो, बर वापस आ रहे। मोस्ट लॉसेस आर आइडेंटिफाइड इन दिस वे। अब लॉसेस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं बच्चों? सवाल पूछा जा सकता है कि परपेचुअल सिस्टम में लॉसेस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, बाय कंपेयरिंग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट एंड कंप्यूटर रिकॉर्ड। हम लॉसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लॉसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस सिस्टम इज सुटेबल टू हाई वैल्यू इन्वेंटरीज और वेयर इन्वेंटरीज मूवमेंट आर फ्रीक्वेंट। हाई वैल्यू इन्वेंटरीज, मैंने जैसे एग्जांपल दी आईफोन, ठीक है जी, मतलब छोटी सी चीज है लेकिन 5 लाख रुपए की, चोरी करना आसान है। तो जो इस तरह के फ्रेंचाइजीज होंगी जहाँ पे फोन पड़े हुए हैं, वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे, परपेचुअल। वो पीरियोडिक पे जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। पेप्सी वाले कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे, परपेचुअल। कोका कोला कंपनी वाले, यूनिलीवर वाले, बात से लगी है, मेट्रो स्टोर, यहाँ तक की बात से लगी। ये सारे के सारे स्टोर, ये जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, सारे के सारे कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, परपेचुअल, क्योंकि वो पीरियोडिक वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पीरियोडिक में चोरी हो जाए, एक दफा चोर को पता चल जाए कि ये पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उनका मसला ही कोई नहीं, उन्होंने आराम से चोरी कराएंगे, ठीक हो गया, वो आराम से चोरी करेंगे, क्योंकि उन्होंने इन्होंने साल बाद पता लगेगा कि कोई यूनिट चोरी हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, पॉसिबल काजेज ऑफ डिफरेंस। पॉसिबल काज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑन इन्वेंट्री अकाउंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटेड इंक्लूड द फॉलोइंग। बैलेंस ऑन इन्वेंट्री अकाउंट का मतलब है बच्चों कंप्यूटर सिस्टम। इन्वेंट्री अकाउंट का मतलब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के मुताबिक जो डाटा आ रहा है। और फिजिकल इन्वेंट्री अकाउंट से क्या मुराद है, कि खुद जाके गोदाम में देखा क्या पड़ा हुआ। कहता उनमें आ गया फड्डा, क्या आ गया, फड्डा। फड्डा किस किस वजह से हो सकता है, वो वजूहात पेपर में पूछी जा सकती हैं बच्चों। फड्डा किस किस वजह से हो सकता है, वो वजूहात पेपर में पूछी जा सकती हैं, 1 बाय 1। पहला मसला चोरी, ये तो कई दफा मैं बात कर चुका हूँ, ये तो आपको हिफज हो जाना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम के डाटा में और फिजिकल काउंट के डाटा में अगर फड्डा पड़ गया तो पहली वजह क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है। दूसरी वजह हो सकता है कि आपने कंप्यूटर में कोई एंट्री गलत कर दी हो, हजम शोध। मतलब जरूरी तो नहीं कि हमेशा फिजिकल इन्वेंट्री अकाउंट में फटा हो, मतलब कंप्यूटर में भी तो मसला आ सकता है कि आपने डाटा ही इनपुट जो है गलत ऐड कर दिया। मतलब आपके पास 1000 आइटम आए थे, कितने आए थे, आपने 100 लिख दिए, 1 0 मजीद लिखने भूल गए। अब कंप्यूटर बीच में से निकल के थप्पड़ तो नहीं मारेगा आपको कि यार एक 0 कट पाया तो दोबारा पा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब वो जमाना आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोट खलोता है नाल, ओके कम मम्मा अन्ना आओ भाई तेन 100 आइटम लग रहे हैं, रोबोट तुम थप्पड़ मारेगा तो अकल आ जाएगी। अगला पॉइंट, डैमेज टू इन्वेंट्री विद फेलियर टू रिकॉर्ड दैट डैमेज। तो डैमेज हो गया जी, फिजिकली माल पड़ा हुआ है लेकिन उसकी हालत वो नहीं है जो सेल हो सके, तो फिजिकल काउंट बता देगा ये डैमेज है, कंप्यूटर को पता, इससे भी फर्क आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, फेलियर टू रिकॉर्ड ए रिसीट
ठीक है जी, कुमाल आया है, आप वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फेलियर टू रिकॉर्ड एन इशू, कुमाल चला गया है, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन ये सब कुछ फिजिकल काउंट में पता चल जाएगा, ये सब कुछ फिजिकल काउंट में पता चल जाएगा। कितने मसले हैं बच्चों? 5 मसले, बताएं कौन कौन से? चोरी, दूसरा सर को क्या पता लग रहा है, बोल ही रहा हूँ। ठीक है जी, पेपर जाएगा तो लिख लोगे ना? अच्छा जी, हौसला हौसला क्या है? चलो फिर इसकी एंट्री कल कर लेंगे।